वेलकम टू एग्जाम तक 2.0। आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक 2.0। आज का ये जो चौथा वीडियो है इस चैनल पर जो है चौथा वीडियो है एंड राजनीति विज्ञान सीरीज का भी चौथा वीडियो ये है फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है। पहले हम लोग जो है 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर जो है अगर बात किया फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, रटना नहीं, आपको समझना है पूरा का पूरा वीडियो। 6 मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद होंगे वो हम लोग यहाँ पर करेंगे विद द कॉन्सेप्ट प्लस कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। बाकी आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एग्जाम में आपको 2 नंबर, ये तो पक्की बात है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो या फिर अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा इस टॉपिक की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक है। सो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है ना। अब मूल अधिकारों के बारे में मैं आपको बेसिक से क्या बताऊं। मूल अधिकारों का मतलब यही होता है यहाँ पर जो है, ठीक है, ओके स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है मूल अधिकारों का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार, हम स्वतंत्र हैं। अगर मैं ये जो है वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, आप देश में कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि आपको दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ये दिया है आपको भारतीय संविधान ने। ये 6 मूल अधिकार हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिक था। अभी मैं आपको बता दूं एग्जाम तक की वेबसाइट पर इस पर डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग कभी भी जाकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 6 मौलिक अधिकार हम लोग सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात की समानता का अधिकार, ये जो समानता का अधिकार है ना, अब आपको किस तरह से याद रखना, मैं आपको अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे सब कुछ याद रहेगा। समानता का अधिकार मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले क्या दिया गया है, समानता का अधिकार। समान रहेंगे तभी अधिकार रहेगा। समान कब फील करेंगे आप लोग, जब स्वतंत्र रहोगे। तो जब स्वतंत्र रहोगे तभी तो समानता का अधिकार आपको मिल पाएगा। अगर आप स्वतंत्र ही नहीं है, अगर आप फ्रीडम ही नहीं है आपके पास, तो फिर समानता कैसे, इक्वलिटी कैसे मिलेगी। सो स्वतंत्रता का अधिकार सेकंड हो गया। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका शोषण हो रहा होगा तो फिर आप स्वतंत्र कैसे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी फंडामेंटल राइट्स हैं। ये नहीं होगा तभी आप स्वतंत्र रह पाएंगे, स्वतंत्र होगे तभी आपको समानता जो है का अधिकार मिल पाएगा। फिर शोषण नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा तभी आपका शोषण नहीं होगा। अदरवाइज जो है धार्मिक आधार पर बहुत सारी उत्पीड़ना जो है मिलती है। सो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता है तो अपनी संस्कृति को बचाने का शिक्षा संबंधी अधिकार भी आपके पास है। एंड ये सब अधिकार अगर आपको किसी कारण से नहीं मिल रहे हैं तो फिर सबसे बड़ा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 मिलेगा, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो है आप लोग डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जाकर बता सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। ये थे 6 मौलिक अधिकार। याद हो गए आपको, अभी बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनके आर्टिकल आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले समानता, मैंने आपको बता दिया ना, समानता कब मिलेगी, जब आप स्वतंत्र रहोगे। स्वतंत्र कब रहोगे, जब आपका शोषण नहीं हो पाएगा। शोषण कब नहीं हुआ, जब आप धार्मिक रूप से स्वतंत्र रहोगे। धार्मिक रूप से स्वतंत्र रहोगे तो आपको अपनी संस्कृति को बचाने का भी अधिकार होगा और शिक्षा संबंधी भी अधिकार होंगे। ये 5 हो गए, और पाँचों अगर लागू नहीं होते हैं तो फिर छठा तो आपके पास है ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबका उपचार कर देगा। तो ये तो 6 मौलिक अधिकार हो गए। इनसे संबंधित आर्टिकल याद रखना है। पहले तो आपको जो है मोटे मोटे तौर पर, जैसे आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो पहले अगर बात की 14 से 18 तक, ये जो 5 अनुच्छेद है ये हैं समानता के अधिकार। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये 4 अनुच्छेद मिलेंगे आपको स्वतंत्रता से संबंधित। उसके बाद 2 अनुच्छेद मिलेंगे शोषण के विरुद्ध। फिर आपको जो है अगेन अगर बात की जाए तो 4 अनुच्छेद मिलेंगे आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 29-30 2 अनुच्छेद आपको फिर से मिलेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और फिर एक है लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सो इस तरह से याद हो गए। 14 से स्टार्ट करना है। 5 आर्टिकल ले लो आप लोग समानता में, 4 ले लो स्वतंत्रता में, 2 ले लो शोषण के विरुद्ध अधिकार में, 4 ले लो धार्मिक स्वतंत्रता में, संस्कृति और शिक्षा में 2 ले लो, और संवैधानिक उपचारों का 1 है। तो इस तरह से आपको ये आर्टिकल डिवाइड कर लेने हैं। पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है मैंने आपको बता दिया है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था संविधान में 22 भाग हैं या 25 भाग हैं, पूरी डिटेल में बताया था, वो वीडियो जरूर से देख लेना। आप लोग कंप्लीट इस सीरीज को फॉलो कीजिए एंड एग्जाम तक 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। आज का वीडियो जो है मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, सो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे से नहीं दिखे, एनिमेशन वगैरह मैं लैपटॉप का यूज नहीं कर रहा हूँ आज के वीडियो में।
अब सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला अनुच्छेद है समानता, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ये इक्वलिटी का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में विभिन्न प्रकार की समानता का जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत जो है इसका मूल विचार है कि सभी नागरिकों के साथ जो है समान व्यवहार किया जाए, यानी कि इक्वल व्यवहार किया जाए। ये है समान व्यवहार, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल वाइज, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया दिया समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है। तो ये 5 अनुच्छेद आपको किस तरह से याद होंगे, अभी आप लोग पूरा वीडियो अगर साथ में देखेंगे तो आपको कंप्लीट याद होगा। सबसे पहले आप लोग समानता किससे एक्सपेक्ट करते हैं, आम जनता से नहीं। संविधान में अगर समानता है कानून के अनुसार तो फिर समानता रहेगी। तो विधि के समक्ष जो समानता, यानी कि लॉ के अनुसार सरकार के नज़र में सब जनता, पूरी जनता जो है समान है। तो विधि के समक्ष समानता जो है ना, ये है अनुच्छेद 14 में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कानून की नज़र में सब समान है। फिर 15 में जब कानून की नज़र में सब समान होंगे तो यहाँ पर कानून जो किसी के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ, अब ऐसे सब समझ लीजिए, आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, कानून सबके समान रहेगा। तो कानून जो है धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 में इन्हीं का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है आर्टिकल 16 और 17 के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले 16 देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 क्या है, संविधान में लोक नियोजन के अवसरों में सभी के साथ समानता की जाएगी। अब संविधान कानून के अनुसार तो सब में समान है, अनुच्छेद 14। फिर लिंग वगैरह इन सब के आधार पर सब समान है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, धर्म, जाति इन सब के आधार पर। फिर 16 में लोक नियोजन के अवसर में जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है उन प्रोसेस में जो है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो संविधान में लोक नियोजन के अवसरों के लिए जो है समानता है। अब यहाँ पर जो है एक्सेप्शन हर जगह, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स में एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया वो यहीं पे किया। हालांकि आरक्षण एक अलग सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं 16 में ही, क्योंकि यहाँ पर जो है लोक नियोजन के अवसरों में समानता है, लेकिन इनको जो है कुछ स्पेशल छूट दी गई है ST SC OBC वालों को। तो ये आपको याद रखना। 3 अनुच्छेद याद हो गए। सबसे पहले है समानता, समानता में कानून के समक्ष समानता, फिर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता, फिर जो है लोक नियोजन के अवसरों में समानता होगी। अब ये सब समान होंगे ना, कब समान हो सकते हैं, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट सरकार को, और वो है अस्पृश्यता का अंत। अगर अस्पृश्यता रहेगी तो फिर कैसे समानता रहेगी, यानी कि छुआछूत। जैसे ST SC के बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको आज भी लोग मतलब जो है मतलब अपने से नीचा समझते हैं। तो ये अस्पृश्यता का अंत होता है, इसको अंत करना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये जो अस्पृश्यता है ये नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये जो है गलत है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। कई बार SSC के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, या अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 17 में है। इसलिए आपको ये फंडामेंटल राइट्स के जो है सभी अनुच्छेद बहुत ही अच्छे से याद करने। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशन वाले, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर नेक्स्ट अगर बात की 18वें के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा मैं जो है स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पर 18वें के प्रति, ठीक है ना। ये है 18 अनुच्छेद 18 में क्या लिखा गया है, भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकेगी, लेकिन सेना और विधा संबंधी सम्मान के लिए नागरिकों को छूट दी गई। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले समानता का ना इक्वलिटी है। तो इक्वलिटी कब होगी, अगर किसी को उपाधि दे दी कि श्री महाराजाधिराज, तो फिर वो स्वतंत्र थोड़ी रहेंगे। तो भारतीय नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकेगी। भारत रत्न अवार्ड मिलता ना, तो नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगता है, वो सिर्फ एक अवार्ड है, ऑनर है। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पर जो है भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकेगी। लेकिन सेना में क्योंकि वो आर्मी पर्सनल है तो उनके लिए आपको मैंने पहले ही बताया एक्सेप्शन हर जगह। तो यहाँ पर जो सेना संबंधी जैसे मेजर, कैप्टन, जनरल, ये सब, तो इसी तरह से एंड एजुकेशन में भी जो है ये उपाधियाँ दी जाती हैं, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि, प्रोफेसर, तो ये सब होता है, ठीक है ना। ये अलग बात है। बाकी आपको 18
तो 14 से 18 तक आपको याद हो जाने चाहिए। मैं आपको अभी एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ। समानता का अधिकार था। 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। फिर 15 में क्या था, 15 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव नहीं हुआ। 16 में लोक नियोजन के अवसरों की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत होगा और 18 में होगा उपाधियों का अंत। तो ये हो गए 18 के 18। अब एक क्वेश्चन और बनता है जो कि काफ़ी डीप हो जाता है, अगर आप लोग नहीं देखा होते तो कभी, अभी मैं आपको बता लेता हूँ। यहाँ पर जो है कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है कलर चेंज नहीं हुआ है, ओके। तो भारत सरकार द्वारा जो है दिए जाने वाले भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री होते हैं, और परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सब जो अवार्ड है ना, आपको सिंपल भाषा में ये याद रखना, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड है उनका उल्लेख अनुच्छेद 18 के तहत किया गया, यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत ही जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आ गया स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 के तहत, यानी कि 19, 20, 21, 22 चार आर्टिकल में आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है, और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले समान रहेंगे, उसके बाद स्वतंत्र रहेंगे। अगर स्वतंत्र रहेंगे तभी समान रहेंगे। तो समानता के जस्ट बाद आएगा स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19 बहुत प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान करता है। आर्टिकल 19 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 19 क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके 6 के 6 प्रावधान जो है आपको याद रखने हैं, सारे के सारे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। ये हैं आर्टिकल 19। अगर बात की जाए यहाँ पर अनुच्छेद 19 में जो है ए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी के तहत आता है प्रेस की स्वतंत्रता भी। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे सीक्वेंस वाइज समझाऊंगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, ये बी में किया गया। फिर सी में संगठन या संघ बनाने की शक्ति को दी गई है। डी में दिया गया देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। ई में देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है, और जी में देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अब आपने तो बोल दिया सर कैसे याद होगा, स्क्रीनशॉट खींच लो, याद कर लो, ये तरीका नहीं होता है। तरीका ये है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग देश में रहता ना, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की अभिव्यक्ति है। अभी मैं जो है अगर ये जो है लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो बोलने की अभिव्यक्ति है। अगर बोलेंगे आप लोग तो आप लोग जो है इकट्ठा भी होंगे। अब जब बोलेंगे तो दो लोग और आएंगे, तो फिर जो है आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन हथियारों वगैरह जो है ये सब नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से बैठ जाओ। अब जब बैठेंगे तो ऐसे तो नहीं बैठे रहेंगे, संगठन बनाएंगे, अपना जो है संघ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप संगठन या संघ बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, एनजीओ, ये सब जो है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। जब संघ बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि एक जगह संघ चलेगा, आप पूरे देश में फैलाने की कोशिश करेंगे, तो देश के किसी भी भाग में जो है आने जाने की स्वतंत्रता रहेगी। आप संघ बनाने के बाद जो है किसी भी कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से याद हो गए। पहले आप लोग बोलेंगे, जब बोलेंगे तो लोग आएंगे, बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, संघ बनाएंगे, फिर देश में घूमेंगे। घूमेंगे तो 2400 महीने तो नहीं घूम पाओगे, तो किसी भी क्षेत्र में रहना तो पड़ेगा। तो आप लोग देश के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर आपका मन करे रह सकते हैं। अब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जैसे JNK में था, यहाँ बहुत सारे जो हैं जो आदिवासी इलाके, जनजाति इलाके, वहाँ पर आप लोग नहीं रह सकते, वो अलग बात है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर ये याद रखना है। फिर जी की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 19 जी में देश के किसी भी, अब रहने से तो कुछ होगा नहीं, तो व्यापार भी कर सकते हैं आप, बिजनेस भी कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये थे आर्टिकल 19 में 6 के 6 सभी के सभी। अब है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, 19 में तो मैंने आपको बता दिया 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 20 में कि अपराध के दो लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में आपके पास में अधिकार है। अपराध के लिए जो आपके पास में दोष सिद्धि के रूप में अधिकार है आपके पास, कौन से अधिकार हैं अभी मैं आपको बता दूं। ये जो 3 अधिकार हैं ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन सी स्वतंत्रताएं अभी हम लोग देख लेते हैं। एक, अपराध के लिए एक ही बार सजा हुई, ऐसा नहीं कि 2 बार सजा हो सकती है, आपको ऐसे हो ही नहीं सकता। अपराध के लिए सजा जब अपराध हुआ उस समय बने कानून के अनुसार ही सुनाई जाएगी। मतलब क्या है इसका, आज आपने अपराध किया है और आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी सजा होगी, ना तो जो पहले लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग, और ना जो बाद में संविधान संशोधन कर दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं। अगर आज आपने क्राइम किया है तो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। फिर स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप खुद के खिलाफ जो है बोलने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। फिर आर्टिकल 21 मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट, मतलब
क्या ही कहे इस आर्टिकल के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20-21 जो है ना, ये तो मतलब आपातकाल में भी नहीं छीने जा सकते हैं। 19 पर तो फिर भी कंट्रोल लगता है, 20-21 पे नहीं लगता है। और यहाँ पर अगर बात की 21 की, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, या फिर अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जीने का अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है ना, वो है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में सारे मौलिक अधिकारों का सार जो है ना, ये यही है कि जीने का अधिकार है आपको। और जीने का अधिकार कैसे, मतलब आपको जो है स्वच्छ हवा भी चाहिए, ये सब कुछ जो है ना जीने के अधिकार में आता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इसी तरह से, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो एनजीटी है ना, स्वच्छ पर्यावरण मिलना भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, स्वच्छ पर्यावरण जिम्मेदारी आपका, ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि गवर्नमेंट आपको ये दे। तो एनजीटी की स्थापना 2010 में जो है इसी मतलब आर्टिकल के तहत की गई थी। फिर आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए, मतलब आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, ये आर्टिकल 21A में लिखा गया है। और ये कब किया गया था, अगर बात करें 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002-3 में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये किया गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21A। फिर लास्ट में अगर बात की जाए 2002 में जोड़ा गया, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अनुच्छेद 22 सब लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद जो है इनको फिर से रिवाइज करेंगे। रिवाइज मैं आपको साथ साथ में करवाता रहता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। कुछ मैं आपको और भी तरीके बता दूंगा जिससे आपको याद रहे। अनुच्छेद 22 कौन सा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण दिया गया है। अब गिरफ्तारी में जो है यहाँ पर बहुत सारे ये आर्टिकल भी, अगर मैं तो आपको जो है ना इन आर्टिकल्स के टॉपिक बता रहा हूँ, बाकी बहुत डिटेल है ये आर्टिकल्स, लेकिन मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट एक बार आपको बेसिक याद तो होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी के संरक्षण में दिया जाता है। जैसे अगर आपको किसी ने अरेस्ट कर दिया तो 24 घंटे के साथ में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ये जो है पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अब उसमें आने जाने का टाइम अलग होता है, बाकी आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाना है, आपको अपने वकील की सलाह लेने का अधिकार है, ये सब यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है ना। एंड जब अरेस्ट करते हैं तो आपको वारंट होता है पास में, वो सब मतलब ये जो है ना ये अधिकार अनुच्छेद 22 में है। लेकिन यहाँ पर भी अगर बात कीजिए, जैसे तो पूर्व अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो है समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, अगर पुलिस को ये लगता है तो आपको अरेस्ट भी कर सकती है। जैसे 370 हटाई थी ना, तो कितने सारे लोगों को जो है वहाँ पर अंदर डाल दिया था, वो इसी कारण से डाला था क्योंकि उनको पहले लग गया था कि ये जो है इस एरिया के लिए हानिकारक है। तो ये अनुच्छेद 22 आपको याद हो गया। अब फिर से देख लेते हैं एक बार, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में है। 19 में मैंने आपको 6 प्रकार की बता दी, बोलेंगे सबसे पहले बोलना है, फिर संगठन बनाना है, संगठन बनाना है, शांतिपूर्व इकट्ठा होना, ठीक है ना, शांतिपूर्व इकट्ठा होंगे, फिर आप लोग संगठन बनाएंगे, देश भर में घूमेंगे, कहीं पे भी रह सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। ये जो है अगर बात की 6 प्रकार की इसमें है। फिर अनुच्छेद 20 कौन सा है, अनुच्छेद 20 में अगर आपको बताऊं मैं आपको, तो वहाँ पर है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा था। तो यहाँ पर जो अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग 20 आर्टिकल की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 20 में क्या है अगर बात की जाए, तो ये जो है अपराध के खिलाफ दोष सिद्धि के रूप में आपको अधिकार मिले हुए हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर 21 है जीने का अधिकार, और 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार है। फिर आर्टिकल 22 कौन सा है, आर्टिकल 22 की अगर बात की जाए तो ये अगर बात की जाए आपके लिए है, अगर बात की जाए आर्टिकल 22वां जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक लगाता है। गिरफ्तार होते हैं तो आपके पास उस समय भी बहुत सारे जो हैं अधिकार होते हैं, मतलब, ठीक है ना। तो ये हो गया 19 से 22 तक, इंपॉर्टेंट याद रखना सभी के सभी। फिर नेक्स्ट अगर बात की तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका जो है शोषण नहीं होगा तभी आप स्वतंत्र रह पाएंगे, समान रह पाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 इंपॉर्टेंट है, दोनों का हम लोग अभी डिस्कशन कर लेंगे। आर्टिकल 23 की अगर बात की जाए पहले, तो आर्टिकल 23 जो है किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री यानी कि ह्यूमन ट्रैफलिंग नहीं होनी चाहिए, गुलामी, बेगारी या किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती से जो है श्रम नहीं करवाया जा सकता, ये दंडनीय अपराध है। किसी भी व्यक्ति जो होता है ना उसको ज़बरदस्ती उसकी खरीद बिक्री, गुलामी, यही तो शोषण के रूप होते हैं। तो ये सब नहीं होता, अनुच्छेद 23 में लिखा गया है। ये सब होगा तो भी शोषण होगा और फिर स्वतंत्रता समानता नहीं रह पाएगी। तो आर्टिकल 23 में ये लिखा हुआ है। फिर 24 में क्या लिखा है, 24 भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें लिखा गया कि आयु 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जो है कारखाना, इसमें भी जो है जोखिम भरे काम के लिए नहीं लगाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। जोखिम भरे काम के लिए जो है इन 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को नहीं रखा जा सकता, ये आर्टिकल 24 में लिखा गया। सो 23 और 24 दोनों याद हो गए। 23 में क्या है, मानव तस्करी या ये सब काम जो है ना, बेगारी प्रथा वगैरह ये सब नहीं चलेगा अब,
ये 23 में है, और 24 में 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को जो है खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। हाँ, घरेलू काम में कर सकते हैं, वो हाथ बटा सकते हैं, लेकिन खानों वगैरह इन सब काम में, कारखानों में वो काम नहीं कर पाएंगे। ये आर्टिकल 24 है। अब ये सब रहेंगे, लेकिन भारत आपको पता है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धार्मिक स्वतंत्रता तो इम्पोर्टेंट ही है यहाँ पर। अभी तक जो है जितना भी मैंने करवाया रिवीजन करवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ताकि आपको सब का सब याद हो। 20 मिनट का भी वीडियो हो चुका है, बट कोई बात नहीं, जितना भी हो सके आप लोग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। आर्टिकल अगर बात की जाए यहाँ पर 25 की बात करते हैं सबसे पहले, 25 की बात करते हैं सबसे पहले। कोई भी व्यक्ति जो है ना किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। मैंने बात क्या की, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, तो जब धर्मनिरपेक्ष देश कब होगा, जब किसी भी व्यक्ति को जो भी धर्म मानने का अधिकार है वो मान सकता है। मैं चाहूँ हिंदुज़्म फॉलो करूँ, जैन फॉलो करूँ, बौद्ध धर्म अपनाऊँ, जो मेरा मन है वो करूँ। तो ये जो है ना, अगर बात की जाए इस्लाम अपनाऊँ, कुछ भी, तो ये जो है धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। 26 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए जो है संस्थाओं की स्थापना पोषण करने का अधिकार है, अर्थात धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो है 26 में। मैंने मान लो कि हिंदू धर्म अपना लिया, ठीक है ना, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आर्टिकल 25 में मैंने बोल लिया कि मैं कोई भी धर्म मान सकता हूँ, तो उस धर्म के लिए मैं काम भी तो कर सकता हूँ, उसके लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ, उस धर्म के लिए जो है पोषण करने का अधिकार, मतलब उसको फंड कर सकता हूँ। ये सब मेरी स्वतंत्रता है, मैं कर सकता हूँ। तो ये 26 में किया गया। फिर 27 में क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर जो टैक्सेस होता है ना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई। धर्म के लिए अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो उस पर टैक्स लगाने के लिए जो है गवर्नमेंट बाध्य नहीं कर सकता। और ये स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी सभी धर्मों के लिए है कि अगर आप लोग जो है वहाँ पर धर्म के मामले में टैक्स देते हैं ना, तो वहाँ पर आपको टैक्स से छूट मिलती है। ये आपको आर्टिकल पता ही होगा नॉर्मल भाषा में, बाकी आपको आर्टिकल प्रॉपर तो पता नहीं होगा। नेक्स्ट है 28वां अनुच्छेद 28वां, सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब पहले ही मैंने आपको बता दिया, धर्म जो है धार्मिक आधार पर स्वतंत्र देश है हमारा। तो आर्टिकल 25 में गवर्नमेंट ने मुझे बोल दिया कि आप अपना धर्म अपनाओ, जो मन हो वो करो। 26 में बोल दिया आप अपना संगठन बनाओ, कोई बात नहीं। 27 में बोल दिया आप अगर धर्म के लिए कुछ पैसे खर्च करें हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। 28 में अब ये भी बोल दिया कि जब गवर्नमेंट स्कूल खोलेंगे ना, हम लोग गवर्नमेंट शिक्षा संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, हम लोग उसको धर्म निरपेक्ष बनाएंगे। हम मतलब सभी धर्मों के लिए समान जो है इज्जत व्यवहार करेंगे। तो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब किसी धर्म विशेष के धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। होली दीपावली के फंक्शन हो सकते हैं, शुभकामनाएं दी जा सकती हैं, लेकिन कोई बाध्य नहीं है कि उस कार्यक्रम में आना ही आना है। ये सब आपको जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलेगा, मतलब ये आर्टिकल 28 में। तो समझ गए 25, 26, 27, 28। पहले तो मैं खुद स्वतंत्र हूँ तो फिर अपने धार्मिक के लिए ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकता हूँ। फिर 27 में क्या कर सकता हूँ, टैक्स नहीं लेगा गवर्नमेंट मुझे। और 28 में सरकार अपने स्कूल में जो है मेरे धर्म के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करेगी, सबके लिए समान करेगी। फिर अब नेक्स्ट है जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, लास्ट है 5वां है, क्योंकि छठा तो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। 5वां जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और ये अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली दिए गए हैं। अब यहाँ पर पहले 29 की बात करते हैं और फिर 30 की। अनुच्छेद 29 से कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी को भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो है भाषा, जाति, धर्म के आधार पर नहीं रोका जाएगा किसी को भी कि आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, आपको ये नहीं दिया जाएगा, आप ये जाति हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सब नहीं हो सकता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। और अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी जो है भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है यहाँ पर, ताकि वो जो है जैसे मदरसे वगैरह चलते हैं ना, तो ये सब इन्हीं में आता है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है ना यहीं पर है मदरसों का जिक्र। अनुच्छेद 30 में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का जो है शैक्षणिक संस्था चला सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो चला सकते हैं, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे मुसलमान जो है मदरसे संचालित करते हैं, तो ये उनकी चॉइस है, अपनी चॉइस है, जो जाए नहीं जाए वो नहीं जाए। ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम सारे के सारे इसी में जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो अपने धर्म के लिए चला रहे तो अच्छी बात है, जो भी जा रहे हैं गवर्नमेंट इसमें कुछ जो है भेदभाव नहीं करेगी अपने तौर पर। सो ये है अनुच्छेद 30।
अब अनुच्छेद 29 मैंने आपको बताया था अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक आपको पता होना चाहिए। भारत में 6 कम्युनिटी जो हैं अभी अल्पसंख्यक हैं। 6 कौन से हैं? मुसलमान हैं, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। जैन को बहुत लास्ट में डाला गया था, बाकी 5 ऑलरेडी पहले से हैं। यहूदी वगैरह नहीं है, क्योंकि भारत में यहूदी है ही नहीं। यहूदी जो इजराइल में रहता है ना, लोग उनको यहूदी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी के सभी 30 तक तो आर्टिकल हो गए। अभी मैं आपको जो है रिवीजन करवा देता हूँ। पहले रिवीजन करवा लेता हूँ सभी के सभी आर्टिकल्स का। यहाँ पर हम लोग जो है अब यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया समानता का अधिकार। सबसे पहले तो 6 अधिकार आपको याद हो गए होंगे, आई होप। अभी तक आपको समानता है कब होगी? जब स्वतंत्रता होगी तभी तो समानता होगी। शोषण नहीं होगा तभी आपके पास स्वतंत्रता होगी। जब धार्मिक रूप से आप स्वतंत्र होंगे तभी आपका शोषण नहीं होगा। और जब आप लोग धार्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी आपके पास होंगे। और ये सब फॉलो नहीं होंगे तो फिर उपचार करने के लिए 6ठा अनुच्छेद बैठा है। ये तो हो गए। अब इनके आर्टिकल एक एक मैं आपको याद करवा, तो फिर से रिवीजन करा तो ताकि आपको आसानी से याद रहे। 14 में क्या है? सबसे पहले समान रहना। तो कानून सबको समान नज़र से देखता है। आर्टिकल 14 यही कहता है कि कानून के समक्ष सब समान है। फिर 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि जन्म स्थान या फिर नस्ल, जाति, धर्म इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जेंडर के आधार पर। 16 में है जब इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो फिर जो लोक नियोजन के अवसर हैं, जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, उनमें सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर आर्टिकल 17 आता है। 17 कहता है कि भाई छुआछूत का अंत होगा। यानी कि जब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आर्टिकल 15 में बोल है कि धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो अनटचेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं रहता। 17 में ये है। फिर 18 में उपाधि नहीं मिलेगी किसी को, ऐसा नहीं श्री श्री 1108 वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 18 में ये क्या गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये 5 आर्टिकल याद हो गया आपको। समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आप बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में 19A में। उसके बाद आप लोग जो है इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर जो है आप लोग जो है संघ बना सकते हैं, देश में घूम सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं और कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं। ये 19 में है। फिर आर्टिकल 20 में अगर बात की जाए आपको जो है, अगर बात की जाए आर्टिकल 20 में कौन सा है? अगर बात की जाए आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध, जीना और गिरफ्तारी। ये 3 हैं जो है ना, ये 20, 21 और 22 ऐसे याद रखो। अपराध करना, जीवन जीना और गिरफ्तार होना, ये किसी भी अपराधी का ही होता है। अपराधी क्या करता है? अपराध करता है लेकिन फिर भी जिनकी चलती रहती है और वो अरेस्ट होता रहता है। तो इस तरह से याद रखिए। आर्टिकल 20 में क्या है? आपराधिक गतिविधियां हैं। फिर 21 में जीने का अधिकार है। 21A में शिक्षा का अधिकार है। और 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में उसके पास जो है प्रॉपर राइट्स हैं। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर 23 और 24 है। 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफलिंग नहीं हुई, बेगारी वगैरह वो सब। एंड 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर जो है 25 में क्या है? मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ। 26 में उस धर्म के ऑर्गेनाइजेशन को बना सकता हूँ। 27 में उस धर्म के लिए जो मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। और 28वें में क्या किया गया है? 28वें में ये किया गया है कि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ पर किसी पर्टिकुलर धर्म की जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही उसके लिए जो है किसी को मजबूर किया जाएगा। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कौन से? आर्टिकल 29 और 30 में है। 29 एंड 30 में ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। आर्टिकल 29 में ये है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी शिक्षा, संस्कृति, उनको लिपि, ये सब जो है उसका संरक्षण करने का अधिकार है। साथ में अगर बात की जाए धर्म, जाति, इनके आधार पर जो है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में उनको जो है एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। और आर्टिकल 30 में क्या है? वो अपने जो है और अपने खुद के इंस्टीट्यूट बना सकते हैं अल्पसंख्यक, जैसे मदरसे वगैरह ये सब। तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट में मैं आपको ले चलता हूँ और अनुच्छेद 32 के तहत बताता हूँ आपको किस तरह से आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स संविधान में तो लिख दिए, एक्चुअल में वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए पास में यही चांस रहता है कि आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इस राइट के तहत जो है आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। या फिर 226 आर्टिकल याद रखना है, ये दोनों याद रखना है। आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 के तहत जो 5 प्रकार की रिट लगाई जाती हैं, ये जो है रिट पर मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना लूँगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। ये ऐसे एक एक नाम याद करने से कुछ नहीं होता। तो 5 प्रकार की रिट कौन सी वो मैं आपको बता दूँ। अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण है,
परमादेश हैं, प्रतिषेध लेख हैं, उत्प्रेषण हैं और अधिकार प्रचा हैं। इसमें कोर्ट जो है आदेश करके पूछ सकता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन से। ये जो है 5 प्रकार की रिट हैं, इन पे अलग से वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी। सो ये हैं। अब आप लोग को क्या करना है, एग्जाम तक 2.0 जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ डाउनलोड करनी तो एग्जाम तक हिंदी.com से डाउनलोड कीजिए। कोई भी बुक खरीद सकते हैं आप लोग, ऑनलाइन बुक स्टोर बना हुआ है एग्जाम तक की वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग बुक जो है बहुत ही सस्ते दाम में प्राइस कर सकते हैं अमेजोन से। एंड टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक हिंदी.com ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स का जो मेन चैनल है उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिखती है उसको साथ में जरूर से दबा लेना। ये था आज का वीडियो। इसकी जो है एक एमसीक्यू फॉर्मेट का वीडियो आएगा जिसमें आपको जो है फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज आपको समझा दिए जाएंगे। तो यही था आज के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।